हाँ भाई स्टूडेंट्स, अब बच्चों मेरी बात सुनना। अपनी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है यूनिट का? अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिट 3 का एक क्विक रिवीजन हम करने की कोशिश करेंगे। यूनिट 3 का क्या नाम है बच्चों? अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इस यूनिट का रिवीजन। देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले इस यूनिट में कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे पहले इस यूनिट में कॉन्सेप्ट आएगा फ्री कंसेंट का। किसका कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों? फ्री कंसेंट का। इसमें सबसे पहले कंसेंट वर्ड का मतलब समझो। कंसेंट वर्ड का मतलब समझो। सबसे पहले कंसेंट वर्ड का क्या मतलब है भैया? कंसेंट वर्ड का मतलब है बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट should agree upon, should agree upon same thing. Both parties to contract should agree upon same thing in same sense. ठीक है, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी सेम थिंग पर सेम सेंस में अग्रीड होनी चाहिए। अब आपको ये समझना है फ्री कंसेंट का क्या मतलब है। तो अपने को समझना है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इफ इट इज, if it is not caused by, if it is not caused by कोर्जन भी नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, कोएर्जन भी नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए, फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए, और मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें नहीं हुई है तो हम कहते हैं कि कंसेंट फ्री है। अब सबसे पहले आपसे कोई पूछे यार कोएर्जन क्या होता है, तो कोएर्जन में बच्चों आप लोगों को चार बातें याद रखनी है। सबसे पहले कोएर्जन में याद रखना है, हम कोई ऐसी एक्ट कमिट करें, हम कोई ऐसी एक्ट कमिट करें जो फोरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड है, या हम थ्रेट टू कमिट करें, या हम थ्रेट टू कमिट करें ऐसी एक्ट जो फोरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड है। या तो ऐसी एक्ट करनी है या करने की थ्रेट देनी है। ठीक है, इसमें दोनों ही केस में याद रखना, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, थ्रेट टू कमिट सुसाइड को कोर्जन माना गया है, क्योंकि थ्रेट टू कमिट सुसाइड पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड है। और इसमें क्या आएगा? किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करना, अनलॉफुली डिटेन प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ अगर अनलॉफुली डिटेन कर लिया तो आप कहेंगे कि यार अभिषेक सर ने कोर्जन किया है। और अगर मैंने थ्रेट टू डिटेन दे दी किसी की प्रॉपर्टी अनलॉफुली, तो भी आप कहेंगे कि सर ने कोर्जन किया है। कोर्जन में सिंपल याद रखिए, फ्री कंसेंट होती नहीं है। क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट एक तो वॉइडेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक तो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, और दूसरी चीज रेस्टिट्यूशन अलाउड है। कोर्जन में ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, वॉइडेबल होता है और रेस्टिट्यूशन अलाउड है, दैट्स इट। इतनी ही बातें कोर्जन में अपने को ध्यान रखनी है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस का। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस की अपने बात करें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? पार्टीज के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन पार्टीज होता है। रिलेशन ऐसा होता है कि वन पार्टी इज इन अ पोजीशन, वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट अदर पार्टी, वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट अदर पार्टी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने की पोजीशन में होती है, मतलब एक डोमिनेटिंग पार्टी होगी और एक वीकर पार्टी होगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में याद रखना मॉरल या मेंटल प्रेशर का यूज होता है, मॉरल या मेंटल प्रेशर का यूज होता है। तो वन पार्टी इज इन अ पोजीशन होती है टू डोमिनेट अदर पार्टी। अब आप याद रखोगे पोजीशन टू डोमिनेट कब होती है? जब एक पार्टी की दूसरी पार्टी पे रियल एंड
अपेरेंट अथॉरिटी हो, एक पार्टी की दूसरी पार्टी पे रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी हो, या आपका फिड्यूशियरी रिलेशन हो, या आपका फिड्यूशियरी रिलेशन हो। आपसे कोई पूछे यार फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होता है, एक ही वर्ड याद रखिए, ट्रस्ट। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे जो रिलेशनशिप बेस्ड है वो फिड्यूशियरी रिलेशन है। या एक पार्टी मेंटल डिस्ट्रेस में होती है। मेंटल डिस्ट्रेस में क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत बीमार है, इलनेस की वजह से या ओल्ड एज की वजह से या किसी डिजीज की वजह से। और एक बेटा इसमें होता है अनकॉन्शनेबल, एक इसमें होता है बेटा अनकॉन्शनेबल बार्गेन। अनकॉन्शनेबल बार्गेन का मतलब है जो ट्रांजैक्शन हाईली अनफेयर हो। तो अगर पार्टीज के बीच में रिलेशन है और रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर पा रही है, एंड डोमिनेटिंग पार्टी डोमिनेटिंग पार्टी एंड जो डोमिनेटिंग पार्टी है एंड डोमिनेटिंग पार्टी यूजेस दैट पोजीशन, और डोमिनेटिंग पार्टी उस पोजीशन को यूज करती है टू obtain अनफेयर एडवांटेज। अगर डोमिनेटिंग पार्टी ने उस पोजीशन को अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए यूज किया, तो आप कहेंगे कि क्या हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी रेस्टिट्यूशन अलाउड होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। लेकिन यहां पर अब अपने को एक चीज याद रखनी है, कोर्ट को दो एक्स्ट्रा पावर्स हैं, कोर्ट को दो एक्स्ट्रा पावर्स हैं। अब ये जो पावर कोर्ट को बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में मिल रही है, ये पावर कोर्ट को कोर्जन के केस में नहीं होती है। तो ये कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक डिफरेंस भी बनेगा। क्या पावर होती है बेटा कोर्ट को? पहला, कोर्ट में ऑर्डर टू कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट बोल सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो। कोर्ट में ऑर्डर टू कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट इन मॉडिफाइड फॉर्म। कोर्ट ये बोल सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को आपको मॉडिफाइड फॉर्म में कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोर्ट ये बोल सकती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते। और दूसरा, कोर्ट में ऑर्डर रेस्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट में ऑर्डर रेस्टिट्यूशन ऑफ होल और पार्ट अमाउंट। कोर्ट बेटा रेस्टिट्यूशन होल या पार्ट अमाउंट का करने के लिए बोल सकते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, रेस्टिट्यूशन होल अमाउंट का होता है। लेकिन अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भैया रेस्टिट्यूशन पार्ट अमाउंट का होगा, तो याद रखना पार्ट अमाउंट का ही होगा। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा फ्रॉड का। फ्रॉड में याद रखिए 5 एक्ट है, 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें से कोई भी एक्ट अगर आप करते हैं तो ये कहा जाएगा आपने फ्रॉड करी है। कौन कौन सी एक्ट? सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू बाय समवन बाय समवन नॉट बिलीविंग इट टू बी ट्रू, बाय समवन नॉट बिलीविंग इट टू बी ट्रू। एक इसके अंदर होता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, एक इसके अंदर होता है प्रॉमिस मेड, एक इसके अंदर होता है प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। एक इसमें होता है एनी एक्ट डिक्लेयर्ड फ्रॉड बाय लॉ, और एक इसके अंदर होता है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। अब फटाफट से इन पांचों पॉइंट्स को समझाता हूं मैं। देखो, सबसे पहले पहले पॉइंट का मतलब क्या है, हमने एक सामने वाले बंदे को बोला कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है, सजेशन एज अ फैक्ट। सजेशन एज अ फैक्ट यानी हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, फैक्ट माने ट्रू इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो ट्रू नहीं है और हमें पता था ट्रू नहीं है। नॉट बिलीविंग इट टू बी ट्रू यानी आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। कंसीलमेंट मतलब कोई बात छुपाना। इसमें याद रखना
लेटेंट डिफेक्ट, जो डिफेक्ट नॉर्मल एग्जामिनेशन में विजिबल नहीं होते, सिर्फ उन्हीं के कंसीलमेंट को फ्रॉड माना गया है। हमने किसी को प्रॉमिस किया, हमारा इंटेंशन नहीं है उसको पूरा करने का, तो भी फ्रॉड है। किसी एक्ट को लॉ ने बोल दिया कि फ्रॉड है तो फ्रॉड है। और लास्ट, लॉ ने बोला कुल मिला के कोई भी एक्ट जो फिटेड टू डिसीव है, मतलब जिसका इंटेंशन धोखा देना है, उसे फ्रॉड माना जाएगा। अब मेन है, आप इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड याद रखिए। तो फ्रॉड के इफेक्ट्स क्या होंगे? फ्रॉड के इफेक्ट्स क्या होंगे? फिर वही बात, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, रेस्टिट्यूशन अलाउड होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, रेस्टिट्यूशन अलाउड होगा। सबसे जरूरी बात यहां सीखने की है कि यहां पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है? कोर्ट ये बोलेगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस किया आप उसे पूरा कीजिए, आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते, आप उस प्रॉमिस को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर भी दे सकती है। एंड अग्रीव्ड पार्टी, एंड अग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम, एन अग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन। अग्रीव्ड पार्टी को बेटा कंपनसेशन भी लेना अलाउड है। इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? तो आप बोलेंगे, शॉर्ट में से याद रखते हैं, आप बोलेंगे साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे चुप रह गए, तो याद रखना उसे फ्रॉड नहीं माना जाता है। आप सिंपल याद रखिए, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज होल ट्रुथ। आपकी ड्यूटी पूरा सच बताने की नहीं है। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज होल ट्रुथ। इसमें रेफरेंस केस याद रखिए, वर्ड्स वर्सेस हॉब्स का। इस केस में क्या हुआ इतना सा याद रखिए, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पिग बेचे, पिग बीमार थे, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नहीं बताया पिग बीमार थे, बाद में उन पिग्स की डेथ हो गई। तो जिस पार्टी ने पिग खरीदे थे उसने पहली वाली पार्टी पे केस किया कि भाई तूने तो मेरे को फ्रॉड किया है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि पिग बीमार है। तो कोर्ट बोली है फ्रॉड नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं थी ये बताने की कि पिग बीमार है। कोर्ट ने क्लियर कट रूलिंग दी, साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। इसमें याद रखिए कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पे साइलेंस को फ्रॉड माना गया है। एक, जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है। कुछ केसेस होते हैं जहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक होती है, आप चुप नहीं रह सकते। कुल मिला के जैसे याद रखिए, अगर कहीं फिड्यूशियरी रिलेशन है तब चुप नहीं रह सकते, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है आप चुप नहीं रह सकते, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है आप चुप नहीं रह सकते, लेटेंट डिफेक्ट है आप चुप नहीं रह सकते। कुछ एग्जांपल याद रखिए, सिंपल याद रखिए, जहां पर भी आपकी ड्यूटी टू स्पीक है आप चुप नहीं रह सकते। और दूसरा है, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच का मतलब होता है कई बार चुप रहना ही बोलने के बराबर होता है। जैसे आज ए ने बी को एक हॉर्स बेचा, तो बी ने ए को ऐसा बोला, ए ने बी को हॉर्स बेचा है ना, तो बी ने ए को क्या बोला, इफ यू डू नॉट डिनाई। बी ने ए को बोला अगर तूने मना नहीं किया, इफ यू डू नॉट डिनाई। बी ने ए को क्या बोला, इफ यू डू नॉट डिनाई। बोले अगर तूने मना नहीं किया, बोले इफ यू डू नॉट डिनाई। बोले अगर तूने मना नहीं किया तो मैं ये मान लूंगा कि हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। क्या बोला ए ने बी को? भाई ए ने बी को हॉर्स बेचा, तो बी ने को क्या बोला, इफ यू डू नॉट डिनाई। बोले अगर तूने डिनाई नहीं किया तो मैं ये मानूंगा कि हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। अब मान लो ए चुप रह गया, बी एक तरीके से ए को इनडायरेक्टली पूछ रहा है भाई बता दे हॉर्स साउंड माइंड का है नहीं है। बी ने को क्या बोला, इफ यू डू नॉट डिनाई आई विल अज्यूम दैट हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। तो लॉ ये बोला कि यहां पर ए चुप नहीं रह सकता, यहां पे ए की ड्यूटी टू स्पीक है। यहां पर ए चुप रहा और बाद में हॉर्स अनसाउंड माइंड का निकलता है, तो ये माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ है। समझ में आती है बात? तो क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? साइलेंस फ्रॉड नहीं होता।
लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस याद रखिए जहां पे साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट और आता है, किसका आता है बच्चों? अगला कॉन्सेप्ट आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। आप मिसरिप्रेजेंटेशन में इतना सा याद रखिए, फ्रॉड में क्या होता है, इंटेंशन टू डिसीव होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में हमारा इंटेंशन सामने वाले को डिसीव करने का नहीं है। तो पहली चीज तो यही याद रखिए, देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। मिसरिप्रेजेंटेशन जानबूझ के नहीं की जाती है, गलती से हो जाती है। मिसरिप्रेजेंटेशन में होता क्या है, हम एक फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि स्टेटमेंट फॉल्स है। हम तो स्टेटमेंट यही सोच के दे रहे होते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, अ पर्सन मेक्स एनी स्टेटमेंट, अ पर्सन मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, बट पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, जो बंदा वो स्टेटमेंट दे रहा है, बट पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है उसको ये लग रहा होता है कि ये ट्रू है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में हम फॉल्स बोल रहे हैं, लेकिन हमें ये बिलीव होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपसे कोई पूछे मिस रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, सेम फ्रॉड के जैसे हैं, रेस्टिट्यूशन अलाउड है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर भी होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मिसरिप्रेजेंटेशन में अपने को ध्यान रखनी है, वो याद रखनी है कि मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में नो कंपनसेशन कैन बी क्लेम। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में बच्चों आप सामने वाली पार्टी से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। एक चीज और याद रखनी है, मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर अग्रीव्ड पार्टी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, लेकिन जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो कोर्ट में ये प्रूफ कर दे कि अग्रीव्ड पार्टी के पास मींस, सोर्सेस, जरिया, तरीका अवेलेबल था ट्रुथ पता लगाने का, तो ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ना कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेस्टिट्यूशन होगा, ना कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी, कुछ नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और अग्रीव्ड पार्टी को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। तो लॉ बोला, इफ डिफॉल्टिंग पार्टी इफ डिफॉल्टिंग पार्टी proves that aggrieved party aggrieved party had the means to discover the truth, then देन अपने को ध्यान रखना है, देन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, बात खत्म। ना कोई कंपनसेशन क्लेम होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ना कोई रेस्टिट्यूशन अलाउड होगा, कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। और एक आखिरी कॉन्सेप्ट और बताता हूं, मिस्टेक। मिस्टेक में याद रखिए दो तरह की मिस्टेक होती है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, यानी एक पार्टी की मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बायलिटरल मिस्टेक में क्या होता है बेटा, दोनों पार्टीज की गलती होती है, तो जहां दोनों पार्टीज की गलती होती है वहां कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। यूनिलेटरल मिस्टेक में अगर मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज है, तो याद रखना इन दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा। अब यहां पे मैं हल्का सा बता देता हूं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टेक का क्या मतलब है। सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने रेंट मान लिया, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने सेल मान लिया, ये होता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिटी मतलब राम को श्याम समझ लिया, मोहन को सोहन समझ लिया, तो इन दोनों केसेस में वॉइड है। अदरवाइज यूनिलेटरल मिस्टेक है तो वैलिड है। बायलेटरल मिस्टेक में तो ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होता है, ठीक है।
और एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में याद रखिए, अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। यहां पे सिंपल एक रूल चलता है, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू नो, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू नो लॉ ऑफ ओन कंट्री। हर बंदे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको अपने देश का कानून पता होना चाहिए। यहां पे एक लैटिन फ्रेज याद रखना, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजिट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आपको अपने ही देश का लॉ नहीं पता है। बट अगर मैं फॉरेन लॉ की बात करूंगा ना बेटा, तो लॉ ने बोला हम फॉरेन लॉ की मिस्टेक को ट्रीट करेंगे बायलेटरल मिस्टेक। और क्योंकि फॉरेन लॉ की मिस्टेक को बायलेटरल मिस्टेक की जैसे ही ट्रीट किया जा रहा है, तो फॉरेन लॉ की अगर मिस्टेक होगी तो फॉरेन लॉ की मिस्टेक होते ही बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। यहां पर आकर बेटा कॉन्सेप्ट खत्म होता है फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट की जो सबसे जरूरी बातें थी वो सारी मैंने आपको डिस्कस करी। उसके बाद आता है बेटा, आपको याद होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कब होती है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? जब तीन कंडीशन पूरी हो जाए। लॉ बोला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पार्टीज में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कब होगी पार्टीज में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? सर, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रही है वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और वो लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसमें सबसे पहले मेजर की बात करते हैं। मेजर कौन है? जिसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 ईयर्स है। इसमें ध्यान ये रखना है, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर क्या होगा? इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर क्या होगा? अगर माइनर से कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो क्या होगा? तो पहली चीज याद रखिए, माइनर से बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग होता है। रेफरेंस केस याद रखिए इसमें, मोहरी बीबी। इसमें रेफरेंस केस याद रखिए, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। रेफरेंस केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। आई थिंक क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज जो मेन है, इसमें रेटिफिकेशन नहीं होता। रेटिफिकेशन नहीं होता मतलब एक बंदे ने माइनॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बाद में वो मेजर हो गया। मेजर होने के बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव नहीं कर सकते जो आपने माइनॉरिटी में बनाया था। नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है बनाओ, पुराने वाले अप्रूव नहीं होंगे। एक ये याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया गया तो वो वैलिड माना जाएगा। एक याद रखिए, नो एस्टोपल। माइनर पे एस्टोपल का रूल नहीं लगता। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। क्या मतलब है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी? सब माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी का मतलब है कि जो माइनर है, जो कौन है बेटा, माइनर है, अगर एक बार उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ये बोल दिया कि नहीं मैं तो मेजर हूं, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया, बाद में जाके कोर्ट में प्रूफ हो जाए कि वो माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त झूठ बोला था। अगर ये प्रूफ हो गया कि एक पर्सन माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, बात खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइनर को आप क्या सप्लाई करते हो? लाइफ नेसेसरीज। तो इसमें याद रखना, लाइफ नेसेसरीज में माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। लाइफ नेसेसरीज के लिए माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। प्रॉपर्टीज लायबल, माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होती है, लेकिन प्रॉपर्टी भी कब लायबल होगी? सबसे पहली चीज जो सप्लाई हुआ हो वो लाइफ नेसेसरीज होनी चाहिए, कोई लग्जरी आइटम नहीं होना चाहिए। माइनर को उन चीजों की नीड हो और माइनर की कंडीशंस इन लाइफ के अकॉर्डिंग दी गई हो। माइनर मस्ट बी इन नीड ऑफ दोज थिंग्स
Minor must be in need of those things, and things must be according to things must be according to conditions in life of minor. Things must be according to conditions in life of minor. जो चीजें हैं वो माइनर की जो लाइफ में कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट याद रखिए, माइनर माइनर्स गार्जियन, माइनर्स के जो गार्जियन है कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गार्जियन, कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, वो माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दे कैन नॉट बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो माइनर के बिहाफ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ कोर्ट। कोर्ट की अप्रूवल से अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो बेचना अलाउड है। लॉ मना नहीं कर रहा, लॉ मना नहीं कर रहा, लॉ बोल रहा है आपको बेचनी है बेचो, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर माइनर के गार्जियन भी माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, माइनर के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं आ सकता। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माइनर इंसॉल्वेंट? प्लीज सुन लेना। सब माइनर इंसॉल्वेंट तब होता है जब उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी आती। माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आ सकती, तो जब माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आ सकती तो दिमाग लगाओ, जब माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आ सकती तो वो इंसॉल्वेंट कैसे होगा? ठीक है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सकता तो माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर, पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर, माइनर कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता, कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना, फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी अलॉटेड। माइनर को कंपनी के फुल्ली पेड शेयर्स अगर आपको ट्रांसफर्ड करने तो वो आप कर सकते हो। और इसमें बस एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो मेन बात है याद रखने वाली। सर अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो माइनर के द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के गार्जियंस को भी लायबल नहीं ठहराया जा सकता। गार्जियंस कैन नॉट बी लायबल, गार्जियंस कैन नॉट बी लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर, फॉर कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर। माइनर ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसके लिए माइनर के गार्जियंस को भी लायबल ठहराया नहीं जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये मेन मेन चीजें हैं जो मेजॉरिटी में याद रखनी है। अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा साउंड माइंड का। देखो, साउंड माइंड का क्या मतलब होता है, लर्न करो। साउंड माइंड में देखो दो चीजें होती हैं। एक तो साउंड माइंड का मतलब होता है कि पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और एक ध्यान रखिए, साउंड माइंड का मतलब होता है कि पर्सन एक रैशनल जजमेंट लेने में केपेबल है। रैशनल मतलब समझदार फैसला लेने में केपेबल है कि अगर कल को उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से उसका अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। और याद रखना, साउंडनेस ऑफ माइंड कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त देखी जाती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त साउंड माइंड के हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले आप अनसाउंड माइंड के थे या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद अनसाउंड माइंड के हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साउंडनेस ऑफ माइंड का क्या मतलब है? पर्सन मस्ट बी केपेबल ऑफ पर्सन मस्ट बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट को समझने में केपेबल होने चाहिए। पर्सन मस्ट बी केपेबल ऑफ पर्सन मस्ट बी केपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल जजमेंट। अब रैशनल जजमेंट लेने में केपेबल होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान ये रखनी है,
Soundness of mind is considered, soundness of mind is considered at the time of मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। आप साउंड माइंड के हैं या आप साउंड माइंड के नहीं हैं? क्या बोल रहा हूं, आप साउंड माइंड के हैं या आप साउंड माइंड के नहीं हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले क्या हुआ या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। देखो, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में सिर्फ इतना ध्यान रखो, एक तो एलियन एनिमी है। एलियन एनिमी कौन है? जो उस कंट्री से बिलोंग करता है जिस कंट्री से इंडिया की वॉर है। और एक है बेटा कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट कौन है? जिसको इम्प्रिजनमेंट हुई है फॉर द क्राइम कमिटेड बाय हिम। सर, इन दोनों से कॉन्ट्रैक्ट बनाना अलाउड नहीं है, ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड, इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड एक्सेप्ट विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी तो बात अलग है। क्या बोल रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूवल दे देगी तो बात अलग है। नहीं तो ध्यान रखना, इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनाना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। इसमें मेन सेक्शन है 23। अब सर, अग्रीमेंट की ऑब्जेक्ट लॉफुल कब नहीं होगी? या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ में फोरबिडन है, फोरबिडन बाय लॉ है, या आप डिफीट कर रहे हो प्रोविजंस ऑफ लॉ। मैं सिर्फ इतना आपको बोल रहा हूं, प्रोविजंस ऑफ लॉ को डिफीट करने का मतलब होता है लॉ को इनडायरेक्टली अवॉइड करना। जैसे आज एक आगे रेड लाइट है, एक तो मैं रेड लाइट सीधे तोड़ दूं, वो तो फोरबिडन बाय लॉ है। एक है कि सीधे रेड लाइट है तो मैं पहले लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया और रेड लाइट को अवॉइड करके चला गया, दैट इज डिफीटिंग प्रोविजन ऑफ लॉ। इनडायरेक्टली लॉ तोड़ो चाहे डायरेक्टली लॉ तोड़ो, अनलॉफुल है। फ्रॉड्यूलेंट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हम थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो भी वॉइड है। अगर आप इंजरी कर रहे हैं टू अ पर्सन और इस प्रॉपर्टी तो भी अनलॉफुल है, ठीक है। और कोई अग्रीमेंट इमोरल है, अगेंस्ट गुड सोशल वैल्यूज है तो भी अनलॉफुल है। अब इसमें मेन केस है, ये मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। अगर कोई अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, धीरे धीरे समझाऊंगा इसे, आराम आराम से समझना, हड़बड़ी मत करना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें पहला केस है ट्रेडिंग विद एनिमी। सर, ट्रेडिंग विद एनिमी का क्या मतलब है? ट्रेडिंग विद एनिमी का मतलब है, देखो सुनो, ट्रेडिंग विद एनिमी का क्या मतलब है? आपने एक एलियन एनिमी से जाके कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो एलियन एनिमी से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। गवर्नमेंट के अप्रूवल से बनाया तो बात अलग है, नहीं तो वॉइड होगा। एक है ट्रैफिक रिलेटेड टू ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस, ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस या पब्लिक टाइटल। ये क्या है? ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस और पब्लिक टाइटल। सर, ये कॉन्सेप्ट ये कि आपने किसी को पैसे दिए गवर्नमेंट की कोई जॉब लेने के लिए, या आपने किसी को पैसे दिए गवर्नमेंट का कोई रिवॉर्ड लेने के लिए, गवर्नमेंट का कोई अवार्ड लेने के लिए, जैसे पद्म श्री, भारत भूषण, ठीक है, या फिर आपने कोई परमवीर चक्र, वीर चक्र, जो भी गवर्नमेंट के अवार्ड्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के अवार्ड्स लेने के लिए अगर आप पैसा ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो वो हो गया ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस या पब्लिक टाइटल। ये अग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इट प्रिवेंट्स अ क्वालिफाइड एंड डिजर्विंग पर्सन फ्रॉम गेटिंग द पब्लिक ऑफिस और पब्लिक टाइटल। एक होता है बेटा
स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ये थोड़ा डिटेल में बताता हूं। पहले इसकी डेफिनेशन लर्न करो। बोलो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मींस टू प्रिवेंट लीगल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स। लीगल प्रोसीडिंग्स को उसके नॉर्मल तरीके से चलना रोकना। लीगल प्रोसीडिंग्स को उसके नॉर्मल तरीके से चलने से रोकना। जैसे मैंने एक मर्डर कर दिया, अब मैंने जिसका मर्डर किया उसके रिलेटिव्स को बोल दिया कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुमने मेरे ऊपर जो कोर्ट केस किया है वापस ले लो। मान लो उन्होंने वापस भी ले लिया, तो मैंने तो जस्टिस नहीं होने दिया। ये तो बहुत बढ़िया है, आप जाके क्राइम करो, सामने वाले को घूस खिला दो, वो केस वापस ले लेगा, बात खत्म। तो अगर कोई अग्रीमेंट प्रिवेंट कर रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स, तो वो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है। कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जिनकी माफी मिल जाती है। तो अगर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के लिए आपने सामने वाली पार्टी से अग्रीमेंट बनाया कि यू विल पे हिम मनी एंड ही विल विड्रॉ द केस, तो वो अग्रीमेंट वैलिड है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अलावा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का अग्रीमेंट वॉइड है। एक है इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस। इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस में सिंपल याद रखिए, यहां पे आप किसी कोर्ट के ऑफिसर को, जुडिशियल ऑफिसर को, जैसे कि जज को ब्राइब करते हैं टू एक्ट इन अ करप्ट मैनर। तो व्हेन वी आर पेइंग मनी टू अ जुडिशियल ऑफिसर टू एक्ट इन अ करप्ट मैनर, इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। अब ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। शॉर्ट नोट आ सकता है। मेंटेनेंस में एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा देती है तीसरी पार्टी पे केस करने के लिए। चैम्पर्टी में भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा देती है तीसरी पार्टी पे केस करने के लिए। फर्क क्या है? मेंटेनेंस में पार्टी प्रोवाइडिंग हेल्प हैज नो इंटरेस्ट। चैम्पर्टी में पार्टी प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन रिटर्न ऑफ अग्रीड शेयर। आप शेयर लोगे इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द या विनिंग्स ऑफ द सूट। अब लॉ ने बोला मेंटेनेंस और चैम्पर्टी वैलिड होती हैं, वॉइड सिर्फ कब होंगी? ये वॉइड तब होंगी जब जो कोर्ट में केस हो रहा है वो अनजस्ट टू अदर पार्टी है। या वॉइड कब होंगी? जब ये मेलिशियस मोटिव से की जाए। मेलिशियस मतलब आपका मोटिव खराब है, बैड मोटिव है, बैड इंटेंशन है। एक याद रखिए, अगर कोई अग्रीमेंट से मोनोपोली क्रिएट हो रही है तो वो अग्रीमेंट वॉइड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और लास्ट, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट में क्या होता है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को कमीशन देती है, बोले मेरी शादी फिक्स करा दे। बेसिकली मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर कमीशन। तो जब आप किसी की शादी पक्की कराने का कमीशन ले रहे हैं तो वो मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट है। याद रखना, मैरिज ब्यूरो सिर्फ क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिव ब्राइड एंड ग्रूम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरीके से जो मैरिज की वेबसाइट्स हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, ये वैलिड है क्योंकि यहां पर मैरिज ब्रोकरेज नहीं होती। यहां पे सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स और प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है। इसी पूरे टॉपिक के रिगार्ड में एक बात ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट होता है अग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट। तो अगर लॉफुल पार्ट एंड अनलॉफुल पार्ट आर सेपरेबल,
सेपरेबल है मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो लॉफुल वाला पार्ट वैलिड हो जाएगा और अनलॉफुल वाला पार्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट सेपरेबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है यानी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, तो फिर याद रखना होल अग्रीमेंट इज वॉइड। फिर याद रखना पूरा अग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बताता हुआ चलूंगा। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कोई भी अग्रीमेंट अगर आपको शादी करने से रोक रहा है, एक्सेप्ट माइनर, माइनर को छोड़ के अगर शादी करने से रोका जाता है तो अग्रीमेंट वॉइड है। एक है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, आराम से समझना। पहले ये समझो, अगर कोई भी अग्रीमेंट आपको लॉफुल ट्रेड, लॉफुल बिजनेस या लॉफुल प्रोफेशन करने से रोकेगा, कोई भी अग्रीमेंट अगर आपको लॉफुल ट्रेड, लॉफुल बिजनेस या लॉफुल प्रोफेशन करने से रोकेगा तो वो अग्रीमेंट वॉइड है। जैसे ए बी को बोल रहा है मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा, तू ना गारमेंट का बिजनेस मत करना, तो ये अग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस दिए। एक्सेप्शन में मैं आपको मेन एक्सेप्शन क्या क्या बोल रहा हूं ध्यान रखने को। पहला ध्यान रखिए, सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ गुडविल में क्या याद रखेंगे, सेलर ऑफ गुडविल के ऊपर बायर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन सिमिलर बिजनेस, की बोले आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे। लेकिन याद रखना ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड तभी होगा जब वो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट या स्पेसिफाइड टाइम के लिए लगाया जाए और ये रीजनेबल हो। एक तो ये एक्सेप्शन याद रखिए। एक इसमें मेन एक्सेप्शन ये याद रखिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिए, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पर यह रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पर यह रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पर यह रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पर यह रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, सुनना बेटा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पर यह रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि तू जब तक मेरे यहां नौकरी कर रहा है सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। ध्यान रखना ये रिस्ट्रिक्शन उतने ही पीरियड के लिए लगेगा। फिर बोल रहा हूं ध्यान रखना, ये रिस्ट्रिक्शन उतने ही पीरियड के लिए लगेगा जितने पीरियड के लिए आप जॉब कर रहे हो। एक बार आपने जॉब छोड़ दी, मैं बोल रहा हूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली यही है, एक बार आपने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ने के बाद आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता। जॉब छोड़ने के बाद आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता। रिस्ट्रिक्शन तभी लगेगा जब आपने जॉब छोड़ी। क्या बोल रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन तभी लगेगा जब आपने जॉब छोड़ी। जब तक आप जॉब नहीं छोड़ रहे आपके ऊपर मतलब रिस्ट्रिक्शन है। आपने रिस्ट्रिक्शन कब तक है, जब तक आप जॉब कर रहे हो, जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में हो। एक बार आपने नौकरी छोड़ दी फिर उस रिस्ट्रिक्शन के कोई मायने नहीं है, उस रिस्ट्रिक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। तो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्शन होगा ऑन
similar activity on similar activity ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट पीरियड। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद नहीं होता। और एक इसमें एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट का रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है? एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट ये बोलता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो कौन है बेटा, मैन्युफैक्चरर है, अपने डीलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। मैन्युफैक्चरर बेटा अपने डीलर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, मैन्युफैक्चरर अपने डीलर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि जब तक तू मेरे प्रोडक्ट की डीलिंग कर रहा है, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट की डीलिंग नहीं करेगा। बोले जब तक तू मेरी कंपनी के प्रोडक्ट की डीलिंग कर रहा है, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट की डीलिंग नहीं करेगा। पर अगेन ये रिस्ट्रिक्शन लॉ ने का वैलिड है, अलाउड है। लॉ ने कहा अगर आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगाना है आप लगा लो। लॉ ने कहा अगर आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगाना है आप लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर बोल दे रहा हूं, ये सारे रिस्ट्रिक्शन की वैलिडिटी तब तक है, ये सारे रिस्ट्रिक्शन की वैलिडिटी तब तक है जब तक, जैसे आज पहला रिस्ट्रिक्शन था कि भाई चलो बायर ऑफ गुडविल के ने सेलर ऑफ गुडविल पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। बायर ऑफ गुडविल ने सेलर ऑफ गुडविल पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, सिमिलर बिजनेस पे लगाएगा, लॉने का हमें कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान लॉने का रिस्ट्रिक्शन लग गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने अपने डीलर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, लॉने का हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए समझ में आया? ये मैंने थोड़ा स्लो लिया, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रोविजन और याद रखिए इसी में, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होता है? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग बेटा मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो आप पे कोर्ट में केस करने से रोक लगा रहा है। आज मान लीजिए मैंने आपको एक बाइक बेची, एक मोटरसाइकिल बेची, और मैंने अग्रीमेंट के अंदर लिख दिया कि अगर मोटरसाइकिल डिफेक्टिव भी निकलती है तो तू मेरे ऊपर केस नहीं करेगा। तो जो अग्रीमेंट आपको लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट या स्टार्ट करने से रोकेगा, कोर्ट में केस करने से रोकेगा, लॉने का वो अग्रीमेंट वॉइड है। अब इसमें एक्सेप्शंस हैं, इसमें एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है लॉने का, पार्शियल रिस्ट्रेंट इज अलाउड। लॉने का पार्शियल रिस्ट्रेंट इज अलाउड। पार्शियल रिस्ट्रेंट क्या होता है बेटा? पार्शियल रिस्ट्रेंट ये होता है कि एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई अगर तेरे को केस करना है तो इस एरिया में करना है, इसके बाहर नहीं होगा। मैंने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर केस करना है तो पंजाब हाई कोर्ट में करना है, रेस्ट ऑफ द इंडिया में नहीं होगा। तो ये पार्शियल रिस्ट्रेंट होता है। लॉ ने कहा पार्शियल रिस्ट्रेंट में कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। लॉ ने कहा पार्शियल रिस्ट्रेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, आप लगा दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक चीज और याद रखना, आर्बिट्रेशन इज अलाउड। आर्बिट्रेशन क्या होता है? पार्टीज के बीच में ये अग्रीमेंट हो जाता है कि अगर तेरे और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हुई तो हम इस डिस्प्यूट का सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। ठीक है? हम इसका सेटलमेंट कोर्ट के बाहर जाके करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन अलाउड है, पार्शियल रिस्ट्रेंट अलाउड है, अदरवाइज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड है। अब बेटा मैं 2 मिनट रुक के आपसे एक सवाल पूछूंगा, नहीं तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कंक्लूड करूंगा चैप्टर। मुझे बताओ कोई ऐसा टॉपिक अभी तक आपको लग रहा है जिस पर डिटेल में आपको और कोई डिस्कशन चाहिए मेरे से? देखो मैं एक क्विक रिकैप ऐसा कर रहा हूं कि चैप्टर का फटाफट से हमारे दिमाग में एक ओवरव्यू आ जाए और हम चैप्टर को फटाफट फटाफट लर्न कर पाए। फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं सर कोई टॉपिक और है जिसको आपको और डिटेल में बात करनी चाहिए, मुझे बता दो, मैं कर लूंगा। बोलो जल्दी बोलो, रिप्लाई चाहिए होगा आपसे, सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए होगा, मुझे ये भी पता चल जाए कहीं सो तो नहीं गए आप। बोलो जल्दी से। नो सर। नो पक्का? सर। नो सर। चलो, वेजरिंग अग्रीमेंट आई एम श्योर आपको आता होगा।
ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा, वेजरिंग अग्रीमेंट में मैंने वेजरिंग और इंश्योरेंस के डिफरेंस पढ़ाए हैं, वेजरिंग और इंश्योरेंस के, वो एक बार जरूर आप मेरे मेन नोट से लर्न करें, समरी क्लास से नहीं काम चलेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, मेन नोट से लर्न करना है। उसके अलावा वेजरिंग अग्रीमेंट क्या है? शर्त लगाना, सट्टा लगाना, जुआ खेलना है ये। इसमें क्या होता है, मेरे साथ साथ डेफिनेशन लर्न करना। सारे बच्चे बोलेंगे ये नहीं कि चुप रह गए, बोलिए। एन अग्रीमेंट वेयर मनी और मनी इज वर्थ इज पेबल बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग Of uncertain future event. ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, इसे वेजरिंग बोलते हैं। वेजरिंग में मेन ध्यान रखिए, पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, हैव नो इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट जो उन्होंने जुआ लगाया है, एक्सेप्ट मनी एट स्टेक, एक्सेप्ट मनी एट स्टेक। जो आपने जुआ लगाया है उसके अलावा आपको कोई लेना देना नहीं है। और मेन चीज है ईच पार्टी, मेन चीज है ईच पार्टी स्टैंड्स अ चांस टू विन और लूज। इसमें ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। हमारी कंट्री में वेजरिंग अग्रीमेंट्स बनाने अलाउड नहीं होते। अब इसमें क्वेश्चन आता है कौन से ट्रांजैक्शंस वेजर है और वॉइड है? तो लॉटरी ट्रांजैक्शन वेजर है, वॉइड है। क्रॉसवर्ड पजल्स वेजर है, वॉइड है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन वेजर है, वॉइड है। लॉटरी वेजर है, वॉइड है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन वेजर है, वॉइड है। क्रॉसवर्ड पजल वेजर है, वॉइड है। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन वेजर है, लेकिन अगर 500 रुपए से ज्यादा का प्राइज मनी पेबल है तो वैलिड है। ठीक है। और कुछ ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर है लेकिन वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वैलिड है, चिट फंड वैलिड है, गेम ऑफ एथलेटिक स्किल एंड कंपटीशन वैलिड है, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन वैलिड है। और एक चीज और रिकैप करा देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में इंडेमनीफाई फॉर लॉस होता है, वेजरिंग अग्रीमेंट में मनी पे होता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में म्यूचुअल कंसिडरेशन होती है, प्रीमियम एंड कंपनसेशन। वेजरिंग अग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं होती, सिर्फ गैमलिंग ऑफ मनी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में जिस चीज का इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें हमारा रियल इंटरेस्ट है, वेजरिंग में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट मनी एट स्टेक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वैलिड है, वेजरिंग वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज बेनिफिशियल टू सोसाइटी, वेजरिंग अग्रीमेंट इज अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर। ये 5 डिफरेंसेस इंश्योरेंस और वेजरिंग में आपको आने चाहिए। ये एक क्विक शॉर्ट सिंपल रिवीजन था। मैंने चैप्टर समझाया नहीं है एक्सेप्ट जहां पर नीड है। बेसिक पूरे चैप्टर की आउटलाइन दी है। मैं 100% आपको गारंटी से बोल सकता हूं, अगर आपने ये बेसिक गाइडलाइन भी करी है, इस चैप्टर का क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड नहीं जाएगा। ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने कवर किया है। बताइए, आया नहीं आया स्टूडेंट्स? आप तो ये बता दीजिए। Yes, sir. पक्का? मेरे को पता है थोड़ी सी आपकी मेहनत लग रही है। बेटा मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, परेशान मत हो, मेहनत कर लो। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा हार्डवर्क है, मैं सब समझता हूं। आप हार्डवर्क करो, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। थोड़ा सा कर पाओ तो 1-1.5 घंटे इस चैप्टर को लर्न करना, उसके बाद आगे के चैप्टर्स पर प्रोसीड करना।